यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाले सेशन भाई हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 रह गया था, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपसे पूछा गया भाई मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे समझना होगा भाई कि मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, और इसको समझने के लिए हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो होता है भाई आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क, और दूसरा होता है भाई हम लोग के पास मैग्नेटिक सर्किट। ओके, और इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने भाई ऑलरेडी देखा था पूरा का पूरा डिफरेंस दोनों के बीच का, है ना। बुक का स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किया था। तो भाई जिस तरीके से इलेक्ट्रिक नेटवर्क में हम लोग को करंट फ्लो करवाने के लिए वोल्टेज चाहिए होता है, वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं भाई। क्लियर हुआ। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि ईएमएफ का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं किसी भी नेटवर्क में, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है भाई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि अब चार्ज मूव कर रहा है भाई, चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या, हम लोग को यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट की बात करें भाई, तो इसमें आपका होता है एमएमएफ। इस एमएमएफ को ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। ये मैग्नेटिक सर्किट का भाई वोल्टेज है एक तरीके से, और एमएमएफ के कारण ही हम लोग क्या होता है, एक तरीके से फ्लक्स फ्लो होता है। फिर कहिए किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर हम लोग का फ्लक्स सेटअप होता है भाई। तो ये है हम लोग का मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इधर हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई आपको यहां पे एमएमएफ को यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस को ऑप्शन के हिसाब से आपको एक तरीके से डिफाइन करना है। तो हम लोग को पता है भाई, इसको यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। हम लोग को पता है कि एमएमएफ इक्वल टू होता है N इंटू आई। सही बात है। और हम लोग को यह भी पता है भाई कि अगर हम लोग फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। और रिलेक्टेंस क्या होता है भाई हम लोग का, यहां पे लिखता हूं, रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या है, L अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो भाई फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस का अगर आप यहां पे वैल्यू डालते हैं, एमएमएफ को हम लोग लिख देते हैं NI, या फिर इसका ऐसे रहने देते हैं भाई, एमएमएफ ही रहने देते हैं, और रिलेक्टेंस की जगह हम लोग L, और ऊपर चला जाएगा आपका एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सही बात है। अब क्योंकि ऑप्शन में अगर हम लोग देखें भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना, ऑप्शन में देखिए H है ना, इसमें भी H है, इसमें भी H है, और B और H दोनों है। तो हम लोग को H या B में एक तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को एक ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि भाई B इक्वल टू होता है, यानी फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। सही बात है। तो अगर हम लोग यहाँ से भाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर के जगह अगर देखें, और जैसे अगर मान लेते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी 1 लेके चलेंगे भाई, तो म्यू आर रहेगा ही नहीं एक तरीके से, है ना। एयर अगर हम लोग लेके चल रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा अपने आप में। ओके, तो कोई नहीं लेके चलता है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, B अपॉन H हो जाएगा भाई। तो ये वैल्यू यानी ये जो वैल्यू है भाई, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा एमएमएफ इंटू एरिया, और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन H, है ना। म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह हम लोगों ने वैल्यू डाल दिया, और नीचे में जैसे L है वैसे के वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग भाई इसको इधर अगर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंटू लेंथ, और ये पूरा पूरा नीचे में डिवाइड हो जाएगा, एरिया इंटू B अपॉन H। सही बात है। इधर हो जाएगा मेरा एमएमएफ। अब अगर हम लोग देखें भाई, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। ये जो नीचे में H है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो H लिख सकते हैं ना ऐसे, तो H ऊपर चला जाएगा, यानी H इंटू 5 इंटू L, और नीचे में हो जाएगा एरिया इंटू B, और ये हो जाएगा आपका एमएमएफ।
अब देखिए अगर हम लोग फ्लक्स को यहाँ पे फिर से डिफाइन करें, हम लोग को एक फॉर्मूला पता ना, B इक्वल टू होता है फाई अपॉन एरिया, सही बात है, तो यहाँ से फाई निकाल सकते हैं, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू एरिया। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस फाई का वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, H इंटू यहाँ पे L को पहले अरेंज कर लेते हैं और फाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे B इंटू एरिया, और नीचे में आपका हो जाएगा ये भी B इंटू एरिया, है ना, आगे पीछे करके बस अरेंज कर दिए, और ये हो जाएगा आपका MMF। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो मेरा MMF है यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरा H इंटू एल के बराबर है, जहाँ पे H क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और L क्या होता है भाई हम लोग का मीन लेंथ होता है, ठीक है, जिस रास्ते से आपका ये फ्लक्स फ्लो करेगा। तो MMF इक्वल टू क्या हो गया, H इंटू एल। तो ये D फॉर डॉग हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हम लोग, इस फार्मूले को भाई हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ को समझने से पहले आपको बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ना पड़ेगा, है ना, और ये सारे के सारे डेरिवेशन होते हैं भाई। तो उससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पे फार्मूले को यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो जितने भी फार्मूले हैं भाई, है ना, वो एक तरीके से आपका याद होना चाहिए। और सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा फार्मूला लिख दे रहा हूँ भाई, आप लिख लीजिएगा नोट्स में, और ये सब फार्मूला रटना नहीं भाई, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको धीरे धीरे याद होते चल जाए। तो हम लोग सबसे पहले पता भाई कि फ्लक्स इक्वल टू क्या है, MMF अपॉन रिलक्टेंस, पहला फार्मूला। रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये दूसरा फार्मूला। उसके बाद B इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H। फिर हम लोग को पता है भाई H इक्वल टू होता है NI अपॉन L। उसके बाद इसमें इंडक्टेंस से सबका भी पूछा गया है, तो L इक्वल टू क्या होता है, N फाई अपॉन I। और ये जो N फाई है ना, यहाँ पे लिखता हूँ वेयर N फाई, ये क्या होता है, इसको हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं भाई। ये दोनों टर्म को हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, क्लियर हुआ। और इसको हम लोग शॉर्टकट में साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई इक्वल टू होता है हम लोग का N फाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आप इंडक्टेंस के फॉर्मूले को ऐसे भी दिखा सकते हैं, साई अपॉन आई, क्लियर हुआ। और अगर देखें तो भाई ये जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस इक्वल टू अभी हम लोग लिखा ना N फाई अपॉन आई। तो यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स का वैल्यू पुट करें ऊपर से, और फ्लक्स को भी यहाँ पे रिलक्टेंस का वैल्यू डाल करके, MMF यानी NI, रिलक्टेंस क्या हो जाएगा L अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट म्यू आर, ऊपर चला जाएगा। तो फ्लक्स का वैल्यू, ये पूरा का पूरा फ्लक्स का वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका भाई बन जाएगा L इक्वल टू, यानी इंडक्टेंस इक्वल टू आ जाएगा आपका N स्क्वायर इंटू एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाय L। करंट आपका कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि इसमें भी आपका करंट है, क्लियर हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इतने फार्मूले भाई अभी फिलहाल के लिए इतना आप याद रखिए, ओके, क्योंकि इसी को फिर हम लोग आगे पीछे करके क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आज के सेशन में भाई 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपका न्यूमेरिकल है, और बाकी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भाई। तो यहाँ पे जो भी टाइम लगेगा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर करने में लगेगा, बाकी थ्योरी भाई इजीली हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ AT का मतलब होता है एम्पियर टर्न भाई, ठीक है, ये A का मतलब हो गया एम्पियर, ये T का मतलब होता है टर्न, इसको हम लोग MMF बोलते हैं। MMF का यूनिट होता है ये, क्योंकि MMF इक्वल टू NI होता है ना, तो N को हम लोग यहाँ पे टर्न्स बोलते हैं। तो टर्न्स को शॉर्टकट में T से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एम्पियर है तो इसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो AT कहीं पे भी लिखा होगा तो भाई ये मेरा क्या है, MMF है। तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ MMF रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ गिवन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द एयर गैप। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझिए भाई, जब भी आप मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कंपेयर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लेते भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें आपका 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसका बेस्ट एग्जांपल देता है, मान लेते हैं आपके पास एक 40 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, 40 वोल्ट, और ये मान लेते हैं 100 वोल्ट का एक बल्ब है, और दूसरा भाई मेरे पास 60 वॉट, और ये भी आपका 100 वोल्ट पे एक तरीके से रेटेड है। तो 2 बल्ब है मेरे पास। तो इन दोनों बल्ब का भाई पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग दिया हो, तो इनको हम लोग रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, सही बात है। अब क्योंकि भाई सीरीज नेटवर्क है ये, तो हम लोग को पता है इसमें करंट तो सेम बहेगा, है ना, लेकिन हम लोग को पता भाई यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये V1 और V2, तो भाई किसके पास कितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना, उसी के हिसाब से हम लोग को पता चलेगा कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा भाई,
क्लियर हुआ ना। जैसे अगर ये दोनों पैरेलल में लगे होते भाई, तो पैरेलल में सीधी सी बात है, इसके पास भी 100 वोल्ट आता, इसके पास भी 100 वोल्ट आता, तो इसको 100 वोल्ट भी कितना मिलता, 60 वॉट का पावर मिलता। तो पैरेलल सर्किट में हम लोग का ये ग्लो करता सबसे ज्यादा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम लोग को देखना पड़ता है भाई कि किसके पास कितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जिसके पास जितना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब क्या है, उसके पास उतना ही ज्यादा पावर आ रहा है भाई, समझे, और वो बल्ब उतना ही ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। तो अभी कहने का मतलब क्या है भाई कि सीरीज सर्किट में भाई जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे मान लेते हैं R1 जो है मेरा बड़ा है R2 से, हमने यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं भाई। हम लोग को पता है पावर इक्वल टू होता है V²/R। तो आप देख रहे हैं पावर और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा V²/P। तो आप देखिए R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर के वैल्यू, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी ये वाले इसका पावर कम है एज कम्पेयर टू दिस, तो भाई इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। संभालते R1 है, इसका R2 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई R1 जो है हमारा बड़ा है R2 के मुकाबले। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V1 क्या हो जाएगा I, मान लेते हैं इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इंटू R1। V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2। तो भाई देखिए दोनों में तो करंट सेम ही है ना, तो किसके पास कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के ऊपर। जिसका वैल्यू रेजिस्टेंस का ज्यादा होगा उसके पास वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा, यानी V1 के पास सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी सबसे ज्यादा इसी के पास पावर देखने को मिलेगा, और यही बल्ब जो है हमारा सबसे ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा भाई। तो यहाँ पे सीरीज नेटवर्क में आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अभी ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम लोग जो भी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है भाई, है ना, जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो कौन सा रेजिस्टेंस के पास ज्यादा ड्रॉप होगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस होगा भाई, ठीक है ना। यानी जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा वोल्टेज अपने पास ड्रॉप कर लेगा, फिर उतना ही ज्यादा वो वोल्टेज खाता है। और जिसके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है उसके पास कम वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिलेगा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में आता है भाई। तो क्योंकि इधर हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक सर्किट में आएंगे भाई, इधर क्या होता है, रिलक्टेंस होता है। ओके, रिलक्टेंस भाई, तो रिलक्टेंस का क्या है कि भाई ये फ्लक्स को अपोज करता है। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो करंट को अपोज करता है, उसी तरीके से फ्लक्स को अपोज करता है। तो अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक सर्किट है, कुछ इस तरीके का डिजाइन दिखा रहा हूं भाई, मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस तरीके का एक आयरन कोर है, ओके, और यहां पे मैंने इस तरीके से वाइंडिंग लपेटा हुआ है। यहां पे हम लोग मान लेते हैं सप्लाई दे देते हैं भाई, AC दिए DC दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो अब देखिए कि भाई यहाँ पे मेरा इस तरीके का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चलते मेरा एक फ्लक्स सेटअप होगा ऊपर की तरफ। तो ये जो फ्लक्स का पाथ है ना, इसमें दो तरीके के पाथ देखने को मिलेंगे। एक तो भाई आयरन वाला, ये जो कोर है ना, तो भाई ये क्या हो गया, आयरन पाथ है मेरा ये। और यहाँ पे देखिए एयर गैप है भाई, है ना, एयर गैप। अब क्योंकि फ्लक्स हमेशा एक क्लोज पाथ बनाता है, तो अगर यहां से फ्लक्स निकला भाई तो इस तरीके से होकर फिर एयर गैप से होकर के भी क्या होगा, फिर ऐसे पूरा पूरा कंप्लीट लूप बनाएगा। ये सही बात है, ये कंप्लीट लूप बनाएगा भाई अपना ऐसे, ठीक है। इस तरीके से इसको दिखा देते हैं। तो यहां पे समझिए भाई, यहां से जो भी मैं एक तरीके से, क्योंकि ये मेरा मैग्नेटिक सर्किट है, तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग वोल्टेज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग MMF की बात करते हैं भाई, MMF, ठीक है, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे टोटल वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, उसका सबसे ज्यादा जो हिस्सा होगा वो कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ पे खपत होगा, खपत, ठीक है, नहीं कंज्यूम, यहाँ पे भाई एयर गैप में। क्योंकि एयर गैप में क्या एक तरीके से सबसे ज्यादा रिलक्टेंस देखने को मिल रहा है, यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो एयर गैप में यहाँ पे जो भी आपका MMF होगा, जैसे मान लो 100 आपने लगा रखा, MMF इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर टर्न भाई, ठीक है ना। यानी 100 एम्पियर टर्न मान लेते आपने अप्लाई किया, तो भाई 100 में से 80% मान लेते आपका कहाँ खत्म हो जाएगा, एयर गैप में, बाकी जो है 20% आपका आयरन पाथ में होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई आयरन पाथ का क्या है, हाई परमेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे सेम फ्लक्स को, क्योंकि ये सीरीज नेटवर्क है ना, समझ गए, इसको आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं भाई। एक आपका आयरन का हो जाएगा रिलक्टेंस, आयरन पाथ का, और एक आपका हो जाएगा एयर गैप का रिलक्टेंस। क्लियर हुआ, और इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, और यहां से मेरा फ्लक्स फ्लो होगा। तो सबसे ज्यादा जो MMF कंज्यूम होगा वो एयर गैप में यूज होता है भाई, क्योंकि वहां पे हम लोग का हाई रिलक्टेंस है। तो यही क्वेश्चन आपका यहां पे पूछा गया है। क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन यही है ना कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ MMF required to establish a given flux of
given value of flux in an air gap will be much greater than that required for the iron part of the magnetic circuit because, तो वही चीज लिखा हुआ है कि भाई हम लोग को एयर गैप में अगर सेम फ्लक्स को सेटअप करना है तो एयर गैप में जो हम लोग का एमएमएफ का रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेम फ्लक्स को आयरन पार्ट में अगर आपको फ्लो करवाना है फिर कहीं मेंटेन करना उसके मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, एयर हैज अ लोवेस्ट रिलक्टेंस, सॉरी परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी अगर लो है तो उसका रिलक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो भाई रिलेटिव परमेबिलिटी कम है एयर गैप का, तो यहाँ पे रिलक्टेंस ज्यादा देखने को मिलेगा। रिलक्टेंस ज्यादा इसका मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा एमएमएफ एक तरीके से कंज्यूम होगा सेम फ्लक्स को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय, तो यहाँ पे एनर्जी पूछा गया भाई, है ना। इंडक्टेंस दिया हुआ आपका, तो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा हाफ एल का वैल्यू कितना है 100 मिली, मिली मतलब 1000 नीचे आ जाएगा। करंट कितना 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा भाई। तो उसको सॉल्व कर ले, 2 0 कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाफ यानी 0.5 और नीचे में 10 यानी एक डिजिट के बाद और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यानी 0.05 B4 बॉल। आगे है द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी। तो भाई परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है? तो आप देखिए भाई हम लोग को पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है? एल अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो भाई हम लोग का यहाँ से परमेबिलिटी का यूनिट पूछा है ना, तो इसको हम लोग म्यू नॉट ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको म्यू से रिप्लेस कर देते हैं। इसका यूनिट पूछा गया है तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा एमएमएफ और ये ऊपर चला जाएगा एरिया इंटू परमेबिलिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो भाई मेरे को यहाँ से ये वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट इक्वल टू 5 इंटू एल डिवाइडेड बाई ये सारे के साथ नीचे एमएमएफ मतलब एन आई भाई, ठीक है। एमएफ का एन आई से रिप्लेस कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब देखें एरिया मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो उसको हम लोग एक स्टेप मोर करते हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है वेबर, लेंथ मतलब मीटर में होता है, एन क्या है आई एम्पियर टर्न लिख देंगे और एरिया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर भाई। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा यानी क्या हो जाएगा ऊपर में से वेबर बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा आपका एम्पियर टर्न इनटू मीटर यानी C4 कैट हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक आयरन बार दिया हुआ है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें जो फ्लक्स सेटअप हुआ भाई ये दिया आपका 10⁻⁻⁴ वेबर। रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है 2000 का। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द बार, यानी H पूछा गया आपसे, H आपको निकालना भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग को अपना कॉमन सेंस लगा करके फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा भाई। गिवन में भाई आपका यहाँ पे लिखता हूं फ्लक्स दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ वेबर। उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर यानी इसको मीटर में चेंज करके कितना हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। आगे आपका रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, म्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 2000 और आपसे पूछा है भाई क्योंकि रिलेटिव है ना तो इसका यूनिट लेस क्वांटिटी होता है भाई, ठीक ना। रिलेटिव कहीं पे भी लग गया इसका मतलब या फिर कोई फैक्टर लग गया वर्ड पावर फैक्टर से क्या होता है यूनिट लेस हो जाता है भाई, ठीक है, कट जाता है यूनिट। क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना भाई कि इसके मुकाबले एयर के मुकाबले इसका कितना है, तो एयर का भी जो यूनिट होगा वही आपका मीडियम का भी अगर फिर मटेरियल होता तो कट जाता है यूनिट। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H इक्वल टू क्या होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले H का फॉर्मूला हम लोग पास क्या है भाई, एक तो है आपका H इक्वल टू यानी यहाँ पे देखिए एक है ना B इक्वल टू होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। तो भाई यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एक तो ये फॉर्मूला है। और एक अभी जस्ट हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि भाई एमएमएफ इक्वल टू जो फर्स्ट क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 25 भाई एमएमएफ इक्वल टू क्या होता है H इंटू एल के बराबर होता है। तो लेंथ तो दिया नहीं भाई तो उसको छोड़ देते हैं, ये फार्मूला लगेगा नहीं हम लोग के पास। तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ ये। तो हम लोग को सबसे पहले फ्लक्स डेंसिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि म्यू नॉट का तो वैल्यू कांस्टेंट होता है भाई, हम लोग को पता है कितना होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता है। म्यू आर दिया हो तो बी मेरे को निकालना पड़ेगा। बी इक्वल टू क्या होता है बताइए, बी यानी फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू 5 अपॉन एरिया। फ्लक्स मेरा दिया भाई कितना है आपका 10⁻⁻⁴ वेबर और आपका एरिया दिया हुआ है आपका ये भी आपका 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा यहाँ से यानी 1 आएगा भाई। बी इक्वल टू आ जाएगा 1 और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग टेस्ला भी बोलते हैं भाई, ठीक है।
तो बी का वैल्यू आ गया, म्यू नॉट का पता है वैल्यू, म्यू आर का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो हमने यहाँ से एच निकाल सकते हैं। तो एच कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा बी मेरा कितना है 1, म्यू नॉट कितना है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर कितना भाई आपका 2000। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो भाई ये आपका अप्रोक्स है ना 398 एम्पियर टर्न, क्योंकि भाई इसका अगर यूनिट देखें तो यूनिट आप निकालिए ना, एच है ना, तो एच का जो फॉर्मूला होता है इधर लिख देता हूँ, एच इक्वल टू NI/L होता है भाई, ठीक है। तो एक ये भी फॉर्मूला है। तो भाई ये देखिए ऊपर में क्या है आपका NI मतलब ये एम्पियर टर्न हो जाएगा और लेंथ है मतलब मीटर हो जाएगा, तो यूनिट इस वाले फॉर्मूले से निकाल करके डाला गया है। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉइल, ठीक है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है भाई कॉइल के थ्रू, और इस कॉइल का आपका नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है जो कि 350 टर्न है। और जो आपका देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, वाउंड ऑन अ रिंग, रिंग मतलब यहाँ पे कोर जो है ना हम लोग का कुछ इस तरीके का दिया होगा भाई, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास एक कोर है और इसमें मान लेते हैं इस तरीके का कॉइल लपेटा हुआ है, ओके, इसको टोराइडल बोलते हैं भाई, टोराइडल कॉइल है। तो इसमें जो करंट फ्लो रही दिया हुआ है 2 एम्पियर का, नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ है कितना है 350 टर्न, और आगे क्या बोलता है इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है, रिंग का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर आपका दिया कितना आपका 12 सेंटीमीटर, यानी कितना हो जाएगा ये आपका 12 सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ आपका B इक्वल टू आपका दिया हुआ भाई 1.4 टेस्ला लिख देता है डायरेक्ट शॉर्टकट में। आगे पूछ रहा फाइंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन। तो ये जो कोर है ना, ये जो कोर है आयरन का बना होगा, तो इसका आपको म्यू आर का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो यहाँ से भाई अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि भाई म्यू आर चाहिए ना, म्यू आर तो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच, ठीक है। तो भाई यहाँ से B तो मेरा दिया हुआ है साफ साफ, H निकालना पड़ेगा क्योंकि म्यू नॉट का तो कांस्टेंट वैल्यू म्यू आर आपका निकालना ही है ना, तो H निकालना पड़ेगा। तो H कैसे निकलेगा NI/L ये वाले फार्मूले से, क्योंकि भाई यहाँ पे L क्या होता है, L मेरा होता है मीन लेंथ। मीन लेंथ का मतलब क्या होता है भाई समझिए, ये देखिए इस तरीके का ये जो हम लोगों ने रिंग दिखाया है, तो भाई इसमें दो सर्कमफेरेंस बनेगा। अगर आप बाहर बाहर रहते हैं है ना, सर्कल के अगर आप बाहर बाहर घूमते हैं भाई, ये वाला अगर पाथ फॉलो करते हैं तो सीधी सी बात है, अगर सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस मान लेते हैं R1 है, और वही अगर आप अंदर वाला लेकर के चलते हैं अंदर तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस क्या होगा मान लेते हैं R है, तो आप साफ साफ देख रहे हैं R1 बड़ा है एज कम्पेयर टू R के मुकाबले, है ना। तो ये दिक्कत होता है भाई कि यहाँ पे हम लोग कौन सा लेंथ यूज करेंगे, छोटा वाला सर्कल लेके चलेंगे या फिर बड़ा वाला सर्कल लेके चलेंगे, क्योंकि भाई दोनों का अगर आप सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो दोनों का सर्कमफेरेंस अलग अलग आएगा, क्योंकि रेडियस जो है आपका अलग अलग, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मीन निकालते हैं, एवरेज लेकर के चलते हैं भाई। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ के लिए आपको मतलब ये लेंथ का क्या मतलब, उसमें मीन लेंथ बोलते हैं। तो मीन लेंथ मतलब दोनों का एवरेज लेकर के, ना ही बाहर वाला ना ही अंदर वाला, ठीक है। तो ये सब हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग भाई इस पे वैल्यू पुट करते हैं। n का वैल्यू दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ है 350 गुना करंट आपका दिया हुआ था 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय यहाँ पे मीन लेंथ। मीन लेंथ मतलब क्या, इसका सर्कमफेरेंस भाई, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई r के बराबर, भाई यही तो लेंथ होगा ना, समझे। और इसका डायमीटर जब दिया हुआ है तो यही डायमीटर के हिसाब से हम लोग लेके चलना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 पाई, और रेडियस क्या हो जाएगा आपका d/2, है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसको आप शॉर्टकट कर लीजिए, इतना खोला नहीं है, 2 इंटू आर है ना भाई, 2 इंटू आर क्या हो जाएगा डायमीटर के बराबर होता है, क्योंकि r/2 क्या होता है आपका, सॉरी d/2 क्या होता है आपका, d/2 जो होता है r के बराबर होता है। तो यहाँ से भाई d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r के बराबर होगा। तो ये जो 2 और r है इसके मैं d लिख सकता हूँ ना, समझ गए। तो क्या हो जाएगा सीधे से मीन लेंथ क्या हो जाएगा आपका पाई d के बराबर होगा, ठीक है। ये और ये मिलके डायमीटर बन जाएगा और पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई डी लिख देता हूँ, तो पाई इंटू डी, डी क्या है मेरा यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁻²। ओके, तो ये मेरा h आ गया भाई। अब यहाँ पे हम लोग से पूछा क्या है, ये वाला वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं फार्मूला कि भाई म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा
बी अपॉन एच इंटू म्यू नॉट। तो भाई बी मेरा कितना है, बी मेरा दिया हुआ है 1.4, यह आ जाएगा आपका 1.4 डिवाइडेड बाई एच के आगे मेरा ये है, और इसको और ऊपर लेके चले जाते हैं 10⁻² तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ये 100 यानी 200 बना देते हैं इसको। कितना हो जाएगा आपका 350 इंटू 200, और नीचे में जो डिवाइड ऊपर चला जाएगा यानी हो जाएगा पाई इंटू 12, और यहाँ पे म्यू नॉट है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 1.4 इंटू पाई इंटू 12 डिवाइडेड बाय 350 गुना 200 गुना 4 पाई और 10⁻⁻7 ऊपर लेके चले जाते हैं, 3 0 और 1 4 0 4 3 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो काटते भाई, कितना है आपका 1 2 3 4 है ना, तो 4 0 आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 4 ख़त्म हो गया। पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, ओके। उसके बाद 7 दूनी 14 और ये 5 टाइम्स में चला जाए 7 5 35 हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे 2 है ना, ये 6 बार में चला जाएगा भाई। उसके बाद इसको हम लोग 2 टाइम्स में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लोग इसको पहले काटते हैं, 500 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 टाइम्स में, ओके। नीचे में तो सब कट गया, तो ऊपर में कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 6 इंटू 100 यानी 600 हो जाएगा भाई। ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स। तो भाई हम लोग को पता है कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, ओके। नहीं तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, मेरे पास वायर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर तरफ जा रहा है, तो सीधी सी बात है ऐसे, यानी इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा ना, समझ गए। और इधर क्या हो रहा है, इधर वायर को आप पकड़ लीजिए ऐसे भाई, ठीक है। तो वायर को अगर आप पकड़ेंगे तो आप देखिए ऐसे अंदर इधर साइड में अंदर जा रही है, इधर बाहर निकल रहा है, यानी इधर डॉट हो जाएगा। क्लियर हुआ, जब करंट का डायरेक्शन ऊपर तरफ है। वही अगर हम लोग का डायरेक्शन अगर चेंज हो गया भाई, करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड हो गया, तो अगर डाउनवर्ड हो गया तो सीधी सी बात है, अब इधर क्या होगा, क्रॉस बनेगा और इधर फिर बाहर निकलेगा, यानी डॉट हो जाएगा, समझ गए। तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ठीक है। इधर पहले डॉट था, एक मिनट भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई हम लोग का। डायरेक्शन जो है चेंज हुआ था, है ना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स, C फॉर कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सोलेनॉइड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर डायमीटर बाउंड ऑन इतना कैरिंग करंट इतना, ठीक है। देखिए भाई एनर्जी पूछा है, तो एनर्जी आपको पता है भाई मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, नहीं हम लोग को पता है भाई कि यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है आपका हाफ LI² होता है, तो L चाहिए मेरे को यहाँ पे। पहले आप समझिए भाई, ये मेरे पास एक कॉइल है, इस कॉइल का करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। इसके बाद लेंथ दिया हुआ भाई 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते चलते हैं। 30 सेंटीमीटर कहना मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा आपका 0.3 मीटर। इसके बाद डायमीटर आपका दिया हुआ है, कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, यानी 100 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻² मीटर के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया हुआ भाई 1000, ओके। आपको यहाँ पे एनर्जी बताना है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ LI²। तो सबसे पहले मुझे L निकालना पड़ेगा, तो L के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं N∅/I। तो भाई फाई तो दिया नहीं, तो फ्लक्स कैसे निकाले हम लोग, फ्लक्स इक्वल टू, फ्लक्स भी नहीं दिया हम लोग का, है ना, फ्लक्स नहीं है हम लोग के पास। N∅, तो फाई चाहिए ना भाई, फाई के लिए क्या करें यहाँ पे MMF अपॉन रिलक्टेंस करना पड़ेगा, तो MMF यानी NI, ठीक है। यहाँ से फ्लक्स निकल जाएगा N इंटू I अपॉन, ना, फ्लक्स इक्वल MMF अपॉन रिलक्टेंस यानी L, और एरिया इंटू म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि म्यू आर तो दिया नहीं, तो यहाँ पे म्यू आर देखने को मतलब नहीं है। तो N कितना मेरा 1000, यानी सीधे सीधे यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाते हैं भाई। हम लोग पे एक और फार्मूला है ना, ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे
तो L का फॉर्मूला है आपका n स्क्वायर इंटू एरिया इंटू म्यू नॉट, म्यू और दिखाने का मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाई L होता है। तो n कितना है मेरा 1000 का स्क्वायर इंटू एरिया, तो भाई एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है ना। तो डायमीटर मेरा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है ना। आर स्क्वायर का मतलब क्या, पाई बाई डी, सॉरी डी बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर दिया हो क्या हो जाएगा पाई, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डी का स्क्वायर। तो एरिया हम लोग का आ जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर है भाई, तो डायमीटर मेरा ये है, यानी इसको मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ 0.03 मीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0.03 मीटर का स्क्वायर एरिया हो गया, इंटू म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया। ऊपर में n स्क्वायर हो गया, एरिया हो गया, म्यू नॉट हो गया। अब नीचे में मीन लेंथ, तो मीन लेंथ कितना है हम लोग का दिया यहाँ पे 0.03। तो भाई ये मेरा इंडक्टेंस आ जाएगा। इसका वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा। इसका वैल्यू निकालते हैं, कितना आएगा, 1 मिनट देखिए। ये आ जाएगा भाई आपका 2.957 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। ठीक है, ये मेरा L आ गया। अब भाई हम लोग यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि अब L पता है, I दिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे बस वैल्यू डालना है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू L है मेरा 2.957 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू आई कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 0.15 जूल। ओके, 0.15 जूल यानी B4 बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, लिंकेज फ्लक्स पावर यूनिट करंट इज कॉल्ड। तो लिंकेज नहीं, फ्लक्स लिंकेज होना चाहिए भाई, उल्टा लिख दिया गया। हम लोग को पता है L इक्वल टू होता है N फाई अपॉन I, और अभी जस्ट देखा N फाई क्या होता है हम लोग का, फ्लक्स लिंकेज होता है। तो ये फ्लक्स लिंकेज है ना, इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसका कुछ नहीं तो 1 छुपा है। तो उसको पढ़िए, फ्लक्स लिंकेज पावर यूनिट करंट है ना। फ्लक्स लिंकेज पावर यूनिट करंट क्या होता है, इंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं भाई। C4 कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल यूज्ड फॉर मैग्नेटिक सर्किट वेयर हाई वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड। हाई वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको चाहिए भाई, तो हम लोग यहाँ पे फेरो कोबाल्ट यूज करते हैं। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि भाई जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है भाई कि जैसे से हम लोग करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्लक्स बढ़ता है, नहीं कुछ देर तक लीनियर चलता है आपका ग्राफ, फिर आगे जाकर सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन का मतलब क्या है भाई, अब जो है यहाँ पे I है, यहाँ पे मेरा फ्लक्स, ठीक है, या फिर इसको हम लोग B बोल सकते हैं, इधर मेरा H। क्लियर हुआ। तो सैचुरेट हुए मतलब कि आप करंट को कितना ही बढ़ा दीजिए, देख रहे ना, करंट को आप भाई कितना ही बढ़ा के दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बढ़ाया हम लोगों ने, फिर भी आपका फ्लक्स क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट है, इतना ही बन रहा है। करंट आप कितना ही बढ़ा लीजिए, इस बार आप इतना देते हैं है ना, तब भी क्या होगा, फ्लक्स मेरा इतना ही रिमेन्स रहेगा है ना। यानी करंट में आप कितना बढ़ाएंगे भाई, फ्लक्स आपका बढ़ेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन। लेकिन भाई यहाँ पे बोल दिया कि भाई मेरे को काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, काफ़ी हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इसका मतलब क्या है भाई, मेरा जो है कोर सैचुरेट नहीं करना चाहिए जल्दी, क्योंकि अगर आपका कोर जल्दी सैचुरेट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई आप जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा, फ्लक्स बढ़ते चला जाएगा। आप ऐसे दिखा देते हैं इसको है ना, ये वाला। क्लियर हुआ। तो ये क्या है, एक तरीके से ये भाई फेरो कोबाल्ट का बन जाएगा, यानी ये जल्दी सैचुरेट नहीं करता, सैचुरेट नहीं करे इसका मतलब क्या, जो भी आपका अदर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल उसके मुकाबले क्या होगा, इसका भाई अच्छा खासा फ्लक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सैचुरेट हो रहा है। तो ये एक तरीके से भाई थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ओके, तो यही है ना,
हाई वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड, तो फेरो कोबाल्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल भाई। आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग अ मैग्नेटिक सर्किट विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द इक्विवेलेंट फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स है, सॉरी मैग्नेटिक सर्किट में हम लोग का फ्लक्स फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट इन द लाइन्स होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है हाउ कैन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट शोन इन द फिगर बी इंक्रीज्ड, कैसे हम लोग बढ़ाएंगे भाई, तो बढ़ाना है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द एमएमएफ, जितना ज़्यादा एमएमएफ प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ्लक्स सेटअप होगा, है ना। बाकी सब ऑप्शन गलत है भाई, एमएमएफ को डिक्रीज करेंगे तो फ्लक्स का यूँ नहीं बढ़ेगा। अगला है मेकिंग द एयर गैप, नहीं भाई ये भी गलत है, ठीक है। एयर गैप बढ़ाने से रिलक्टेंस आ जाएगा, रिलक्टेंस बढ़ाने से क्या हो जाएगा, यानी ज़्यादातर एमएमएफ वही खा जाएगा भाई, क्लियर हुआ। रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को जो अपोज करता है उसको लोग रिलक्टेंस बोलते हैं, बी फॉर बॉल। आगे है अ कॉइल वॉन्ड ओवर एन आयरन, ठीक है, यानी एक आयरन है भाई और उसके ऊपर हम लोग ने कॉइल को एक तरीके से वाउंड किया हुआ है, यानी एक मेरे पास सोलेनॉइड है, ठीक है। कैरी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट एंड एस्टैब्लिश अ फ्लक्स फाई इन द रिंग, अब ये रिंग वाला मतलब कुछ इस तरीके टॉरॉइडल कॉइल है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके आप इमेजिन कर सकते हैं। तो भाई इसमें हम लोग कुछ करंट फ्लो रहा था, इसी चलते मेरा कुछ फ्लक्स सेटअप हो रखा है रिंग के अंदर। इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिंग इज डबल द फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी पे क्या असर होगा भाई अगर हम लोग एरिया को डबल कर देते, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है भाई कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। अब बार बार इसको हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे भाई, हम लोग को पता है एन आई अपॉन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस के एल अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो अब देख रहे हैं भाई यहाँ से कि मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट है ना, लेंथ कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो भाई फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एरिया के ऊपर। तो अगर आपने एरिया को डबल कर दिया, एरिया को अगर आपने डबल कर दिया, है ना, एरिया अगर आपका ट्वाइस हो गया भाई, तो सीधी सी बात है फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो केस 1 में यहाँ पे लिखते हैं कि भाई आपका अगर एरिया डबल हुआ तो यहाँ पे जो फ्लक्स बनेगा ये क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को ये भी पता है भाई कि क्योंकि फ्लक्स डेंसिटी पूछा ना, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पूछा, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी पे क्या असर होगा, तो हम लोग को पता है भाई कि जो फ्लक्स डेंसिटी होता है फाई के हिसाब से, ठीक ना, फाई अपॉन एरिया होता है। तो क्योंकि एरिया हम लोग डबल किया था, यहाँ पे भी एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और जब हम लोग डबल एरिया किया था तो फ्लक्स कितना आया था आपका 2 फाई आया था, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 फाई अपॉन मतलब ये ना, इसको अभी रहने देते हैं, फ्लक्स कितना है डबल एरिया पे 2 फाई और एरिया यहाँ पे डबल कट जाए तो क्या हो जाएगा आपका अगेन 5 अपॉन एरिया ही रहेगा। इसका मतलब क्या आपका भाई फ्लक्स डेंसिटी में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एरिया पे डिपेंड नहीं करता। भैया बोलिए कैसे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे तो एरिया आ रहा है ना, यहाँ पे तो एरिया आ रहा है, तो भाई आपके पास एक और फॉर्मूला कि भाई बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो इसमें आपका देखिए समझे कहीं पे भी एरिया का जिक्र नहीं है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्लक्स देखा हम लोगों ने, फिर यहाँ पे हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी में फ्लक्स का वैल्यू पुट किया, एरिया जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस तरीके से यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया। देखिए आप फिर से क्या हो गया आपका 2 कट गया, जितना बढ़ा तो कट जाता है, तो ओवरऑल क्या है आपका डिपेंड नहीं कर रहा भाई। तो सीधे सीधे याद रखेंगे फ्लक्स डेंसिटी जो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रिमेन अनचेंज रहेगा, यानी सेम एज द प्रीवियस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 भाई देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग के पास एक कास्ट स्टील, यानी ये हम लोग का एक कोर है, जैसे आयरन कोर होता है उसी तरीके से हम लोग ने कास्ट स्टील का एक कोर यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी तार लपेट के इसमें करंट दिया हुआ है, एयर गैप आपका दिया हुआ, फाइंड द एम्पियर टर्न यानी एमएमएफ हम लोग को बताना एयर गैप के अंदर, और एयर गैप में जो फ्लक्स बन रहा है कितना है 0.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो देखिए क्या क्या गिवन है भाई, गिवन हम लोग का दिया हुआ है, सबसे पहले लेंथ दिया हुआ भाई, एयर गैप लेंथ दिया हुआ है कितना है 0.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे अगर हम डिजाइनिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके का डिजाइनिंग होगा भाई, ठीक है। ये मेरा कास्ट स्टील का इस तरीके का हम लोगों ने कोर दिखा दिया, इस पे हम लोगों ने वाइंडिंग किया होगा, है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग फ्लक्स सेटअप होता है, ये फ्लक्स क्या हो रहा है इस एयर गैप से भी होकर के फ्लो कर रहा होगा ना भाई, समझे। तो इस एयर गैप के बारे में दिया हुआ कि भाई एयर गैप का लेंथ इतना है, और यहाँ पे एमएमएफ बताना भाई आपको, एमएमएफ आपको कैलकुलेट करना है।
जिसमें आपका फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ भाई, बी आपका दिया हुआ कितना है 0.7 टेस्ला, ये दिया हुआ है आपका। तो भाई देखिए हम लोग पास जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, है ना, तो अगर जैसे बेसिक फार्मूला को यूज़ करें कि भाई जैसे एमएमएफ का एक बेसिक सा फार्मूला है N इंटू आई, तो भाई देखिए ना ही नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ ना ही करंट दिया हुआ, तो ये तो फेल हो गया फार्मूला, पहला फार्मूला फेल। दूसरा, फ्लक्स इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, है ना, और रिलेक्टेंस को भी अगर आप ओपन करके लिखें, इसको लिखते हैं NI अपॉन रिलेक्टेंस यानी L, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एरिया। तो भाई देखिए एरिया का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया, लेंथ तो दिया हुआ ठीक है, लेकिन N नहीं है, तो ये भी फार्मूला हम लोग का फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा भाई। तो हम लोग के पास एक फार्मूला है, अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था कि भाई जो हम लोग का एमएमएफ होता है ना, क्वेश्चन नंबर 25 में, इसी सेशन में जो पहला क्वेश्चन था भाई, इसमें प्रूफ करा कि जो एमएमएफ होता है भाई क्या था आपका H इंटू एल के बराबर था। ठीक है, जहाँ पे H क्या है मेरा फ्लक्स इंटेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भाई। तो H इक्वल टू हम लोग को पता है कि भाई जैसे क्योंकि B मेरा दिया हुआ ना, तो हम लोग को पता है B और H के बीच में रिलेशन, B इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू H। तो यहाँ से हम लोग H का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका B अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर रहने देते भाई, म्यू आर 1 मान के चलते हैं, दिया हुआ नहीं है तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करना। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये H की जगह अगर हम लोग पुट करते हैं एमएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका B अपॉन म्यू नॉट इंटू एल, एल जैसा था वैसे की वैसे रहने दिया। तो अब देखिए हम लोग पास जो गिवन डाटा है B दिया हुआ है, एयर गैप का लेंथ दिया हुआ है, म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एमएफ। तो B कितना है 0.7 इंटू लेंथ कितना भाई 0.3 सेंटीमीटर, मतलब इसको मीटर में चेंज करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1671 एम्पियर टन, C4 कैट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो करेक्ट आपको बताना भाई, जैसे देखिए हम लोग को पता है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कंजर्व रहता है भाई, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है ना, एनर्जी को भाई ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम लोग बना सकते हैं, है ना, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो कंजर्व के हिसाब से क्या होगा, जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर होगा उतना ही बाहर भी होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द एक्साइटिंग कॉइल इज द सेम एज ऑन इट्स आउटर सरफेस। क्लियर हुआ, और इसका प्रूफ आपको देगा कौन, आपका गॉस थ्योरम भाई, ठीक है। गॉस नहीं भाई, गॉस तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं ना, कोई नहीं, ठीक है, बस आप समझिए कंजर्व होता है मैग्नेटिक फील्ड में, जो फ्लक्स है भाई आपके कंजर्व होगा, जितना आपका कॉइल के अंदर है उतना ही आपका बाहर देखने को मिले। आगे बढ़ते हम लोग, अ मैग्नेटिक सर्किट रिक्वायर 800 एम्पियर टर्न टू प्रोड्यूस अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे 800 एम्पियर टर्न का फ्लक्स चाहिए, एमएमएफ चाहिए, किस लिए भाई, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लक्स को सेटअप करना है हम लोग अपने मैग्नेटिक सर्किट में। आगे बोलते हैं जो एक्साइटेशन कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, और इसका जो रेजिस्टेंस है भाई वाइंडिंग के चलते दिया हुआ आपका 5 ओम, आपको वोल्टेज बताना है ना। हम लोग वोल्टेज यहाँ पे कितना प्रोवाइड करेंगे, है ना, द वोल्टेज टू बी अप्लाइड इन द एक्साइटिंग कॉइल। तो आप इमेजिन कीजिए भाई मेरे पास ये हो गया हम लोग के पास एक सोलेनॉइड, ओके, और यहाँ पे इस वायर के चलते जो रेजिस्टेंस आ रहा है भाई, तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं, या फिर ऐसे ना, बस समझिए इस कॉइल के चलते हम लोग रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका वैल्यू दिया 5 ओम, 5 है 8, ठीक है 5 ओम। आगे है नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया भाई 100 टर्न्स आपका है, एम्पियर टर्न यानी एनआई का वैल्यू आपका दिया यहाँ पे कितना है 800, यानी इसी को हम लोग एमएमएफ भी बोलते हैं, ओके। अब आपसे पूछा गया कि भाई वोल्टेज बताइए आप, तो अगर हम लोग यहाँ से इसको उठाएं कि भाई एनआई इक्वल टू 800 है, n मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है 100, तो n इंटू आई मस्ट बी इक्वल टू 800, तो यहाँ से हम लोग का i का वैल्यू आ जाएगा 8 एम्पियर, यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है भाई ये है मेरा 8 एम्पियर, और क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब जैसे हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे भाई, है ना, कि ये कोई जैसे कहना मतलब क्या है ना कि ये जैसे कॉइल है, तो भाई
इसको अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हो तो सीधी सी बात कॉइल का कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी तो आएगा, है ना। इस कॉइल के चलते दो पैरामीटर देखने को मिले, एक रेजिस्टेंस होगा और एक आपका इंडक्टेंस होगा भाई। तो इंडक्टेंस का तो कोई जिक्र किया नहीं, लेकिन इंडक्टेंस तो आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं भाई कि डीसी, यानी यहाँ से जो हम लोगों ने करंट अप्लाई किया है डीसी है, और क्योंकि हम लोग पता है स्टेडी स्टेट सिचुएशन में आपका जो इंडक्टेंस होता है शॉर्ट हो जाता है भाई, यानी ये जो कॉइल होगा ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक रजिस्टिव नेटवर्क तरह बिहेव करेगा कुछ इस तरीके का, समझे। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 5 ओम। यहाँ पे जो करंट फ्लो रहा है आपका ऑलरेडी दिया है, यानी निकाल लिया हम लोग 8 एम्पेयर। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई किया, हम लोग को पता चल जाएगा V = I × R। कितना हो जाएगा भाई, 5 8 40 वोल्ट, B फॉर बॉल। ओके, तो इसमें आप ट्रांजिएंट इफेक्ट को मत लेके आइए, क्योंकि हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो इंडक्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, यानी इंडक्टेंस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप। ये देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है भाई। साइंस का अगर आपने कभी टेस्ट सीरीज लगाया हो तो वहाँ पे मिलेगा आपको। इसमें आपका फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब आयरन का ऑक्साइड लगा रहता है भाई, ठीक है ना, समझ गए, मैग्नेटिक टेप के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और फेरिक ऑक्साइड का ही क्यों लगाते हैं, तो भाई जो हम लोग का फेरिक ऑक्साइड जो आयरन होता है ना भाई, इनमें क्या होता है, परमेबिलिटी होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी इनके पास अपना मेमोरी होता है भाई। मेमोरी कैसे होता है, जैसे आप इमेजिन कीजिए भाई मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है, यानी एक मैग्नेट है भाई, सीधी सी बात है, नॉर्थ एंड साउथ। और जैसे जो स्टेपलर वाला पिन होता है ना, स्टेपलर वाला पिन इस तरीके का भाई, है ना, स्टेपलर वाला पिन। आप स्टेपलर वाले पिन को 1-2 बार इस पर रगड़ दीजिएगा, है ना, या फिर इसको आप चिपका दीजिएगा इसमें, या फिर ब्लेड होगा तो ब्लेड को आप चिपका दीजिएगा भी। तो कुछ देर के बाद जब आप ब्लेड को निकालेंगे भाई, तो देखिएगा आपके ब्लेड में क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिज्म आ जाता है, जिसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं भाई। यानी जैसे यहाँ पे अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे स्टेपलर के पिन को भाई पहले मैग्नेट से चिपका दिए और फिर मैग्नेट को दूर कर दीजिए, तो आप देखिएगा इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। इन दोनों, जब आप इन दोनों पिन को चिपकाएंगे ना तो चिपकने लगता है भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक पे देखें तो भाई ये जो पिन है या फिर ब्लेड है, जैसे ब्लेड का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, तो ब्लेड क्या है, इस तरीके का इमेजिन किया ब्लेड है मेरा, तो इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इस तरीके का आपका डोमेन होता है इसमें बटा हुआ, यानी इसके अंदर भाई डाइपोल्स थे पहले, इधर उधर अलाइन थे, लेकिन जैसे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, ये सारे के सारे एक साथ अलाइन हो गए एक ही डायरेक्शन में। ओके, और जब हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी क्या है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी भी डाइपोल क्या है, इसी डायरेक्शन में अलाइन हो रखे हैं। तो सीधी सी बात है, अभी भी क्या होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ना भाई, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इनके पास मेमोरी होता है भाई, क्योंकि मतलब भाई आप समझिए ना, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी अभी भी क्या है, उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, ये उसी हिसाब से स्टोर किया हुआ है। तो इसको भाई पढ़ना पड़ेगा आपको, मैग्नेटिज्म में ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो इसके इस बेसिस पे जो है ना आपका ये काम करता है। टेप रिकॉर्डर जो कैसेट होता है वो कैसे काम करता है, एक बार आप यूट्यूब पे जाके एनिमेशन देखिएगा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं। आगे बढ़ते भाई हम लोग, यहाँ पे आपसे पूछा है भाई फोर्स पूछा है आपसे। तो देखिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके, और ये मेरा कंडक्टर यानी करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट का मतलब है बाहर निकलना। तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इंडेक्स फिंगर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। करंट मेरा बाहर तरफ आ रहा है तो भाई ये मैंने मिडिल फिंगर को बाहर तरफ दिखा दिया, है ना, ये ऐसे करना पड़ेगा। तो थंब मेरा देख रहा ना नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या, डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पे इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड लगेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भाई हम लोग हमेशा सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए इसमें करंट कैरिंग होना चाहिए, नहीं करंट पास होना चाहिए। बिफोर बॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन बिल्कुल जो सबसे सटीक ऑप्शन हो भाई, है ना, उसको एक तरीके से हम लोग चूज करना होता है। लेंज लॉ, तो लेंज लॉ के हिसाब से आपसे पूछा गया भाई द डायरेक्शन अपोज द कॉज ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा है भाई उसी को एक तरीके से अपोज करता है। यही आपका सिंपल सा लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम लोग जनरेटर में यूज करते हैं, किस लिए, तो हम लोग यूज करते हैं भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड जो हो रहा है उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि भाई मान लेते हैं मेरे पास ये नॉर्थ है, साउथ है, और जनरेटर में क्या होता है, हम लोग भाई बाहर से इसको घुमाते हैं, बाहर से हम लोग मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ता है। तो समझिए कंडक्टर है मेरा, ओके, और इसको इस डायरेक्शन में घुमा लो। इस डायरेक्शन में घुमाने मतलब क्या, ऐसे पड़ा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। तो हम लोग का देखिए जनरेटर में क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग को पहले से पता होता है
ठीक है, जिसको हम लोग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते थे ना भाई, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा तो कभी भी ये सेल्फ स्टार्ट होता ही नहीं, वोल्टेज यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं कभी भी, डीसी मशीन अगर आपने पढ़ा हुआ पहले, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले से ही पता होता है भाई। और ये जो कंडक्टर है इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग को रोटेशन पता है भाई किस डायरेक्शन घुमा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले कंडक्टर, जैसे 3D अगर दिखाऊं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और यहाँ पे भाई मेरा इस तरीके का कॉइल रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे, इसका मतलब क्या है, इस पे भाई मेरा फोर्स ऊपर तरफ लग रहा होगा, इस पे नीचे तरफ लग रहा होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का हम लोग को पता होता है ऑलरेडी, बस हम लोग को यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्रॉस होगा, डॉट होगा, यानी बोर्ड के अंदर जाएगा फिर बोर्ड के बाहर जाएगा, ये चीज़ के लिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, थंब किसको बताता है, थंब किसको बताएगा भाई, तो थंब जो है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको अगर मैं 2D में दिखाऊं, नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है भाई, ओके ना। इसमें फोर्स मेरा ऊपर तरफ लग रहा है, इसमें मेरा नीचे तरफ लग रहा है। तो देखिए हम लोग का जो इंडेक्स फिंगर होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो हम लोगों ने इंडेक्स फिंगर को ऐसे कर दिया। अब फोर्स देखिए इस कंडक्टर पे, देखते भाई इस कंडक्टर पे फोर्स कैसा लग रहा है ऊपर, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है, थंब हमेशा क्या आता है, फोर्स को बताता है। तो मिडिल फिंगर क्या हो रहा है, अंदर तरफ जा रहा है, नहीं इसमें क्या हो जाए, क्रॉस होगा। और यहाँ पे देखिए इस कंडक्टर के लिए देखिए मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है, फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड, तो थंब को मैंने ऐसे कर लिया, मिडिल फिंगर में बाहर तरफ आ रहा है, इसमें डॉट हो जाएगा। तो थंब जो है, थंब हमेशा हम लोगों को क्या बताता है, फोर्स को बताता है। फोर्स यानी कंडक्टर पे किस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें ऊपर लग रहा है इसमें, और फोर्स अगर आपने पता कर लिया तो भाई एक बार जैसे इसमें ऊपर लग रहा है इसमें नीचे, तो हम लोग यहाँ पे इसका डायरेक्शन बता सकते हैं भाई कि इसका मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए हम लोग थंब यूज करते हैं, या फिर राइट हैंड रूल बताता है। आता है बोले क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि भाई हम लोग के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड देखिए डॉट से देखा मतलब कि सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं, बोर्ड से बाहर निकल रहे हैं भाई, ओके। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का ये करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। तो हम लोगों ने डीसी मोटर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा भाई कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है ना। जैसे मान लेते हैं भाई ये मेरे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ मान लेते क्रॉस है, इसमें डॉट है, ओके। तो सीधी सी बात में फोर्स कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर लिया, करंट जो है इसमें अंदर तरफ है, तो थंब मेरा नीचे तरफ बता रहे हैं यहाँ पे डाउनवर्ड, और इसके लिए देखें यहाँ पे मिडिल फिंगर मेरा बाहर आ रहा है, तो डॉट, क्योंकि डॉट है तो मिडिल फिंगर को बाहर दिखाएंगे, फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहा है, तो भाई इस तरीके का फोर्स लग रहा है, नहीं है इस डायरेक्शन में घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो वही चीज़ यहाँ पे भी भाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भाई इसको ऐसे भी दिखा सकते, थोड़ा दूसरा डिजाइन दिखाते हैं। यहाँ मान लो रोटर के अंदर हम लोग का ये स्लॉट डले होता है ना, स्लॉट है एक, ठीक है। स्लॉट के अंदर क्या है, मेरा कॉइल घुसा हुआ है पूरा एक तरीके से, कैसा कॉइल है, ऐसा, ठीक है। ये कॉइल पूरा ऐसे अंदर घुसा हुआ है, ओके। तो इसमें हम लोग का क्रॉस है, उसमें हम लोग का डॉट है भाई। तो क्योंकि इसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसमें, तो ये पूरा पूरा ऐसे घूम जाएगा, सही बात है। तो ये जो फोर्स लगता है ना, ये जो फोर्स लगता है भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू जो यहाँ पे लगेगा, ये क्या होता है आपका, BIL साइन थीटा। ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको, मशीन पढ़ेंगे वहाँ पे आपका बताया जाता है। BIL साइन थीटा, जहाँ पे जो थीटा है, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, किसके किसके बीच का एंगल होता है, ये होता है भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लेते हैं क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर तरफ जा रहा है भाई मैग्नेटिक फील्ड, और मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का एक इस तरीके का कंडक्टर प्लेस है, ऐसा कंडक्टर रखा हो भाई, ठीक है। और भी दिखा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड भाई, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है BIL साइन थीटा, तो ये जो थीटा होता है किसके किसके बीच का एंगल होता है, ये होता है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो, और जो आपका कंडक्टर है वो, L मतलब क्या, कंडक्टर का जो लेंथ है भाई, यानी सीधे कंडक्टर, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर तरफ जा रहा है, सही बात है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा है, और ये जो कॉइल, ये कॉइल किस एक्सिस पे रखा हुआ भाई, ये कॉइल किस एक्सिस पे रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स ये वाई हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे ये कंडक्टर को हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो अब देखिए कि भाई मतलब ऐसा समझिए भाई, ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहे हैं, जेड एक्सिस हो जाएगा ना, ये ऐसे रहेगा जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए कि भाई
कॉइल ऐसे जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, कॉइल मेरा ऐसे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में हमेशा जो एंगल बनेगा कितना बन रहा है अभी 90 डिग्री बन रहा है भाई, ठीक है। सोचने वाली बात है। और थीटा कितना हो जाएगा 90, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधे सीधे BIL के बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 यानी 1 के बराबर होता है भाई। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए कि भाई ये तो मेरा फोर्स है BIL साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा वायर है एक तरीके से, ये जो वायर जा रहा है भाई, है ना, ये जो वायर जा रहा है, और यहाँ पे किस पे बोला, इफ द वायर कैरी करंट आई फोर्स ऑन ईच स्ट्रेट सेक्शन, स्ट्रेट वाले पार्ट में देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट वाले हिस्से को देखना भाई। तो स्ट्रेट वाले हिस्से के हिसाब से देखिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है यहाँ पे बाहर निकल रहा है, एक तरीके से ऐसे बाहर निकल रहा है, और कॉइल एक तरीके से मतलब जो वायर है भाई ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और पेन लेके दिखाऊँ भाई, इसको समझिए आप कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर तरफ निकल रहा है, और ये मेरा करंट है ऐसे, सॉरी वायर है ऐसे रखा हुआ, तो इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना हमेशा, समझ गए। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 और साइन 90 1 के बराबर, तो सीधे सीधे BIL के बराबर फोर्स लगेगा इसमें। तो ठीक है, तो B हो गया, I हो गया, L हो गया, तो वही इसको लिखा गया है करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, इसी को हम लोग बोल रहे हैं ना BIL। तो लेंथ हो गया, I से मेरा करंट हो गया, और B से मेरा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, B फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी आर सुटेबल फॉर मेकिंग। लास्ट वाले सेशन भाई मैंने आपको BH कर्व पढ़ाया था, और BH कर्व से आपको बताया था भाई जिसका ज़्यादा हाई रिटेंटिविटी होता है, समझते क्या है भाई उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा हाई होता है, या फिर कहीं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को गेन करने का उतना ही ज़्यादा ताकत होता है। तो अगर यहाँ पे लो रिटेंटिविटी, इसका मतलब क्या भाई इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को हासिल करने का ताकत है नहीं। इसका मतलब क्या कि भाई ये एक तरीके से सॉफ्ट आयरन होगा, और सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब है इसको जल्दी मैग्नेटाइज होना चाहिए और जल्दी डीमैग्नेटाइज भी होना चाहिए, समझे। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो ये ना भाई कि जब हम लोग सप्लाई कट कर देंगे तो भाई मेरा मटेरियल क्या हो जाना चाहिए, डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, ओके। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई अगर हम लोग साइनोसोडियल की बात करें, इस तरीके का करंट अगर आप देख रहे हैं तो भाई जब मेरा हाफ पॉजिटिव था तो मान लेते सारे सारे डाइपोल इस तरीके से अलाइन हो गए, और जैसे हम लोग हाफ नेगेटिव हुआ तो सबसे पहले डीमैग्नेटाइज होना चाहिए और फिर जल्दी से क्या हो जाना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि डायरेक्शन मेरा चेंज हो गया करंट का। तो जिसका लो रिटेंटिविटी होता है भाई वो जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज होते हैं, और जो BH कर्व बनेगा पतला बनेगा, नैरो, ठीक है ना, समझ गए, क्योंकि रिटेंटिविटी कम है ना। तो लो रिटेंटिव मतलब क्या, आपका टेम्पोररी मैग्नेट के लिए यूज किया जाता है, प्रॉपर्टी होता है। हाई रिटेंटिव मतलब परमानेंट मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वेबर हो जाएगा। इधर ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी वाला है भाई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड, तो भाई मोटर के लिए यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, जो फोर्स लगता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0 पॉइंट इतना द मटेरियल इज। देखिए भाई हम लोग का जो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब समझिए भाई हम लोग एक मीडियम से यानी एयर ले रहे हैं एज अ रेफरेंस, और उसके मुकाबले देख रहे हैं भाई कि मीडियम का कितना आ रहा है, क्लियर हुआ। सो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एयर हो जाएगा और ऊपर में आपका होता है मीडियम, ओके, ये हो जाएगा मेरा म्यू आर, या फिर आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो यहाँ से आपका म्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, समझ में आया। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है सर, जो रिलेटिव परमेबिलिटी हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होगा हमेशा, ठीक है, याद करना है आपको, लेस देन 1 होता है इसका हमेशा, लेस देन 1। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो भाई इसका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, स्लाइटली मतलब एक से जस्ट थोड़ा सा अधिक, यानी हमेशा एक से अधिक ही होगा लेकिन थोड़ा सा अधिक भाई, जैसे 1.001 1.002 इस तरीके से आपका होगा, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है इसका। और फेरो की बात करें तो भाई ग्रेटर देन 10,000 मतलब 1 से तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, 10,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है, 15,000 हो, 20,000 हो सकता है, ठीक है ना। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। तो यहाँ से देखिए कितना है आपका 0.95 यानी 1 से कम है भाई, तो 1 से कम इसका मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल का होगा ये। आगे बढ़ते हम लोग, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज, तो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर इसमें और ऑप्शन दिया रहता स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी तो उसको हम लोग चूज करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय द मैग्नेटिक सर्किट डिपेंड्स अपॉन, तो भाई रिलक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग देखा था, है ना, L अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो सब पे डिपेंड करेगा भाई, है ना। नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि भाई ये म्यू आर आ गया ना, कौन सा मटेरियल उसी हिसाब से म्यू आर डिपेंड करेगा। लेंथ पे आ रहा है, एरिया पे आ रहा है, तो सारा हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं,
अ मटेरियल विच इज स्लाइटली रिपेल्ड, रिपेल्ड मतलब क्या, चिपक नहीं रहा भाई, तो उसको हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डज द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है भाई, ऑलवेज करेगा, है ना, ऑलवेज। थोड़ा सा भी करंट रहेगा तो थोड़े से करंट के कारण भी आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सब थ्योरी वाला क्वेश्चन है भाई। टू पैरेलल कंडक्टर आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था भाई, ये कॉन्सेप्ट भी दिया था मैंने आपको कि भाई ये मान लेते हैं पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है और दोनों पैरेलल है और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो भाई इसमें भी आई एम्पेयर, इसमें भी आई एम्पेयर मान लेते हैं। तो पहले इस कंडक्टर को ले रहे हैं, तो भाई इसमें करंट है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी इधर क्रॉस हो जाएगा और इधर डॉट हो जाएगा, सही बात है, यानी इधर पूरा क्रॉस दिखा देते हैं। तो आप कह सकते हैं भाई कि ये जो बगल वाला कंडक्टर है क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, यानी क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब इस पर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो भाई लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा था, इंडेक्स फिंगर को अंदर तरफ कर लिया, करंट मेरा ऊपर है तो ऐसे कर लिया, तो थंब मेरा यहाँ पे इस डायरेक्शन फोर्स बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस में भाई, एक मिनट, सेकंड केस में न्यू डायग्राम बना लेते हैं। सेकंड केस में इस बार क्या कर रहे हैं, इस वायर के चलते जो करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ऐसे, तो इधर तो क्रॉस होगा लेकिन इधर डॉट हो जाएगा, इधर पूरा डॉट हो जाएगा यानी, और बगल वाला जो है आपका ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरा बाहर तरफ आ रहा है, डॉट है मतलब बाहर तरफ आ रहा है, करंट मेरा ऊपर तरफ है ना। एक मिनट भाई, ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर तरफ है, करंट ऊपर तरफ, तो फोर्स मेरा ऐसा लगेगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ देखें, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो वही है, देयर इज एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। बाकी सब ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, विच लॉ स्टेट दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट अपोजेस द कॉज ऑफ द, है ना, ये लेंस लॉ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेट इज एबल टू अट्रैक्ट। तो देखिए भाई, जो भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे उसको ये मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें आपका निकल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोबाल्ट भी है। जैसे पहले तो एलिमिनेट की, जैसे एल्युमिनियम आपको पता है भाई, एल्युमिनियम कभी भी नहीं चिपकता, तो होगा नहीं। कॉपर भी कभी भी नहीं चिपकता, ही होगा नहीं। अब बचा क्या, 50-50। तो भाई देखिए आपका बचा क्या, आयरन कोबाल्ट, ठीक है, आयरन कोबाल्ट ये दोनों फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, जिंक नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद करना पड़े, स्टील होता है आपका फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो D4 डॉग हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं ना भाई, तो क्या है आपका कोर के लिए यूज कर रहे हैं, परमेबिलिटी हाई होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाय मैग्नेटिक सैचुरेशन ऑफ द आयरन। तो बताया अभी जस्ट कि भाई आप करंट को कितना बढ़ा लीजिए, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, सॉरी जो मतलब H को या फिर I को, जो भी बोली हुआ, H को आप बढ़ाइए, कितना बढ़ा लीजिए, आपका फ्लक्स कांस्टेंट अगर रहा है, फिर फ्लक्स डेंसिटी अगर कांस्टेंट रहा है, इसका मतलब होता है कोर मेरा सैचुरेट कर गया। आगे बढ़ते हैं, ओके, नेक्स्ट सेशन से भाई हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। 60 तक था हम लोग का, 60 तक हो गया।